हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग झारखंड का भूगोल के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भौतिक स्वरूप के बारे में। झारखंड का भौतिक स्वरूप कैसा है, इसको हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। ये वीडियो जेपीएससी और जेएसएससी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके जेपीएससी का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इनको क्विक रिवीजन के लिए प्रेफरेंस में रखें और यहाँ से आप अपना रिवीजन को कर सकते हैं। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। यदि आप पार्ट 1 को नहीं देखें तो जाकर पार्ट 1 को ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बताया है कि झारखंड की जो भूमि है वो किस तरीके से बना हुआ है, इस इलाके को क्या कहते हैं, ये इलाका क्या है, प्लस सभी इलाके को यहाँ पर अच्छे से बताया गया है कि अलग अलग काल में झारखंड किस किस स्वरूप में ढला और इसका संरचना किस प्रकार से हुआ है, वो आपको सारा का सारा मिलेगा पार्ट 1 में। तो आप जाकर पार्ट 1 को ज़रूर देख लें। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आएगा, ये आपको लाल कलर का नज़र आएगा। यदि आप सब्सक्राइब इसको कर लिए होंगे तो ये आपको ब्लैक कलर में नज़र आने लगेगा। और ये है बेल आइकन, इसको भी प्रेस कर दें ताकि अगला जब वीडियो मेरा आए या फिर किसी भी फैकल्टी का आए तो आपको ये आसानी से मिल सके। और यदि आप स्टैटिक पढ़ना चाहते हैं, झारखंड के भूगोल को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल में भी पढ़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसी चैनल में सिर्फ पढ़ना है, आपको जो अच्छा लगे वहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ भी इसको कर सकते हैं। एक अच्छे प्रॉपर रूप से मैप के थ्रू आपको झारखंड यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। झारखंड का भौतिक स्वरूप पढ़ने से पहले पिछले क्लास को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर इस इलाके को हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये है हमारा झारखंड। झारखंड में मैंने पिछले क्लास में इस सभी रेंजेस के बारे में पढ़ाया है। जो पहाड़ी जो रेंज है, जो श्रृंखला है, इसको मैंने पढ़ाया है कि ये किस तरीके से इसका विस्तार हुआ है, प्लस इन सभी पहाड़ी इलाकों के बारे में भी यहाँ पर बताया है। ये जब हिमालय फॉर्मेशन हो रहा था उस समय झारखंड पर कैसा असर था इसका, उसको भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। मतलब यहाँ पर आपको प्रॉपर मैप के द्वारा सब कुछ समझाया गया है। ये है झारखंड का दूसरा मैप, जो कि एक 3D मैप है। 3D तो हाँ 3D मैप है। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर समझेंगे इस इलाके के बारे में, जो कि पार्ट का एरिया है। पार्ट का एरिया में कितने पार्ट का एरिया को विभाजित किया गया है, साथ ही साथ ये है संथाल परगना। तो संथाल परगना में ये जो रेंज है, ये कौन सा रेंज है, चलिए आप कमेंट करके बताइए। मैं तो आगे पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर बताया है एक अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग भाग में इसको रखकर। साथ ही साथ ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है हजारीबाग का पठार, ठीक है। ये जो है ये मध्यवर्ती पठार है, इसको कहा जाता है रांची का पठार। तो रांची का भी पठार इसमें डिस्कस किया गया है। प्लस ये जो एरिया है ये है सिंहभूम का इलाका। तो सिंहभूम के इलाकों मतलब आपको पूरा का पूरा झारखंड यहाँ पर समझाया गया है डिटेल से, तो आप हड़बड़ करके इस वीडियो को कभी नहीं देखें। अब बात करें कि ये झारखंड है कहाँ, तो देखो एक पठार का आपने नाम सुना होगा, ये है छोटा नागपुर का पठार। तो पूरा झारखंड छोटा नागपुर के पठार के ऊपर ही बसा हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि क्या छोटा नागपुर का पठार जो है ये सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही है, मतलब जिस तरीके का झारखंड नजर आ रहा है यही है छोटा नागपुर का पठार? नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा नागपुर का पठार ऐसा नहीं है। छोटा नागपुर का पठार बहुत बड़ा है, उसके ऊपर झारखंड बसा हुआ है और झारखंड जो है ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर के पठार में ही आता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि छोटा नागपुर का पठार आखिर कितना बड़ा है। देखो ये जो इलाका है इसका, ये इलाका ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से है। ये है यूपी। यूपी एक स्टेट है। यूपी का बॉर्डर यहाँ पर टच होता है। ये पलामू का रीजन है, पलामू जिला वाला जो इलाका है वहाँ पर। तो छोटा नागपुर का पठार यूपी का भी एक हिस्सा है। यूपी में भी छोटा नागपुर का पठार आता है। ये है बिहार। बिहार में ये जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री, ये पूरा का पूरा बिहार से लगता है। इनफैक्ट ये बिहार से ही अलग भी हुआ है, तो क्यों ना लगे। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है, ये जो इतना बड़ा इलाका है, इसके नीचे जो बिहार का रीजन आता है ये भी छोटा नागपुर के पठार में आता है। हाँ, इसके ऊपर जो है ये गैंगेटिक प्लेन में आ जाता है, तो वो अलग बात हो गई। और ये शुरू कहाँ से होता है, एटलीस्ट जो जमुई जिला है बिहार का, जमुई जिला से ये शुरू हो जाता है। तो कह सकते हैं कि बिहार में भी छोटा नागपुर का पठार पड़ता है। यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी छोटा नागपुर के पठार में आता है। और यहाँ पर आता है ओडिशा। ओडिशा भी आपका छोटा नागपुर के पठार में है। प्लस ये जो रीजन है ये है बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल का भी रीजन छोटा नागपुर का पठार में आता है। अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि छोटा नागपुर का पठार कितना बड़ा है, लेकिन अब इधर भी छोटा नागपुर का पठार है। मतलब चारों तरफ इधर 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 पूरा जो है, मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो पूरा रीजन है ऐसे छोटा नागपुर का पठार
मतलब है, इसी के बीच में झारखंड है। तो हुआ ना भाई कि पूरा झारखंड छोटा नागपुर के पठार के ऊपर बसा हुआ है। यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब हम लोग आगे चलते हैं। झारखंड का भौतिक स्वरूप की यदि बात करें तो झारखंड जो आपको नजर आएगा, जो आपने यहाँ पर देखा, इसका जमीन क्या आपको एक जैसा नजर आ रहा है? ये इलाका आपको पहाड़ी नजर आ रहा है, ये भी पहाड़ी है, ये भी इधर भी पहाड़ी है, ये सारा का सारा पहाड़ी इलाका है। ये सारा जितना मैं कलर कर रहा हूँ ये सारा पहाड़ी इलाका है, ये भी पहाड़ी इलाका है। तो क्या आपको इसका जमीन जो है ये आपको समतल नजर आ रहा है, एक जैसा नजर आ रहा है? कभी नहीं आएगा, ये जगह वैसा है ही नहीं। पूरा का पूरा जो झारखंड है ये एक जैसा नहीं है जमीन। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भू संरचना आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सिर्फ भू संरचना ही नहीं, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं ये भी आपको दो प्रकार के मिलेंगे। वो कैसा है? एक तो आपको यहाँ पर मिलेगा शुष्क पतझड़ वन और दूसरा आपको मिलेगा आर्द्र पतझड़ वन। तो दोनों यहाँ पर आपको उपस्थित मिलेगा। कहीं आपको मिलेगा पारसनाथ जैसी ऊंची शिखर और कहीं आपको मिलेगा दामोदर घाटी जैसा गर्त। तो आप देख सकते हैं कि जमीन कितना ज़्यादा ऊंचा नीचा है। तो इसलिए इसका भौतिक स्वरूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। बात करें झारखंड का भौतिक स्वरूप की, तो इसको इतना समझना कैसे जरूरी है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो झारखंड के भौगोलिक अध्ययन के लिए आपको सबसे पहले इसकी भू संरचना को जानना पड़ेगा, जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया है। भू संरचना मतलब ये किस किस काल में किस तरीके का बना है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। यदि आप इसको नहीं जाने हैं तो ये थोड़ी सी आपके लिए कठिनाई होगी। तो पहले तो आप पार्ट 1 को जरूर देखें। तो भू संरचना को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप इसके जो भूगर्भिक जो इसका स्थान है या फिर जो इसका संरचना है, जो इसमें चट्टानें पाई जाती है, उसके स्वरूप की उपयोगिता को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपके लिए पार्ट 1 बहुत जरूरी है। पूरा झारखंड जो है वो आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा झारखंड छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखा गया है कि पूरा झारखंड सामान्यतः छोटा नागपुर पठार में विस्तार क्षेत्रों में पड़ा हुआ है। मतलब इसका जो क्षेत्र है ये पूरा विस्तृत है यहीं पर। और छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी भाग में है। अब ये कैसे है, इसको भी आपको मैं समझाता हूँ। मान लो ये है इंडिया। इंडिया तो ऐसा ही है, मैंने मैप बहुत गलत बनाता हूँ लेकिन कुछ तो ऐसा ही देखने में लगता है। ये है डेक्कन प्लेटो, यहाँ पर है छोटा नागपुर का पठार। तो बताओ गोंडवाना जो लैंड था वो इस प्रकार का था। ये इधर से चल के आया था गोंडवाना लैंड, जो कि मेडागास्कर और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का भाग था। लेकिन वो यहाँ से चलते चलते आ गया एशिया में और तिब्बतन प्लेटो से यहाँ पर जाके टकराया। तो आप यहाँ देखें, इसको यदि हम इस तरीके से बांट दें तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। हिंदी में ये हो गया पूर्व, ठीक है, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया आपका पश्चिम। अब यहाँ पर जो ये इलाका है ये है ना भाई, इस कोन पे बसा हुआ है। तो इसको हम कौन सा इलाका कहेंगे? तो इसको कहेंगे उत्तरी पूर्वी इलाका। ये है उत्तर और ये है पूर्व, तो इसके बीच में है इसलिए इसको कहते हैं उत्तर पूर्वी इलाका। तो जो पठारी प्रायद्वीप है, जो हमारा प्रायद्वीप पठार है, उसके ये उत्तर पूर्व में बसा हुआ है। मान लो भारत इस तरीके से है, इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से तिनकोना है। तो इधर का इलाका में बसा हुआ है छोटा नागपुर। तो ये हो गया हमारा उत्तरी पूर्वी भाग। झारखंड उच्चावच की दृष्टि से समुद्र तल से ये कम 75 मीटर ऊंचाई पर है और अधिक से अधिक ये 1100 मीटर तक ऊंचा है। और उच्चावच की दृष्टिकोण से संपूर्ण झारखंड को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया। वो 5 भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक है पाट प्रदेश, जो कि पाट क्षेत्र कहलाता है। दूसरा है मध्यवर्ती पठार। तीसरा है बाह्य पठार या निम्न पठार। चौथा है दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र, क्योंकि ये जो दोनों नदियां हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि दोनों नदियां पैरेलल है और आकर आपस में मिल जाती है। तो दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र। और पांचवा है संथाल परगना उच्चावच भूमि। अब ये सारा किधर है आपको ये भी मैप में जानना चाहिए। तो आप यदि नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो आपको यहीं पर मैं समझा देता हूँ। ये है पाट का इलाका, ये है आपका संथाल परगना का इलाका, जो कि राजमहल ट्रैप है। यहाँ पर ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ये है राजमहल ट्रैप। इसके बाद ये है आपका जो हजारीबाग का पठार है, जिसको निम्न पठार या बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह है मध्यवर्ती पठार, जिसको रांची का पठार भी कहते हैं। और ये है आपका सिंहभूम वाला इलाका।
सिंहभूम का ये एरिया है, तो यहाँ पर भी आपको पठारी भाग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर वन भी अच्छे खासे ही हैं। तो ये सारे चीज़ यहाँ पर मैंने आपको मैप के द्वारा बताया, तो जिसमें आपको मैंने बताया पाट क्षेत्र, मध्यवर्ती पठार, बाह्य पठार या निम्न पठार, दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र, संथाल परगना उच्चावच भूमि। अब दामोदर और बराकर नदी का घाटी जो है ये कहाँ पर है, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो हम लोग फिर से यहाँ पर देखते हैं झारखंड का मैप। झारखंड का मैप में जो आप ये एरिया जो देख रहे हो, ये एरिया, ये आपको कुछ गर्त के जैसे नज़र नहीं आ रहा है, ये प्लेन लग रहा है, इधर भी कुछ प्लेन का एरिया लग रहा है, ये पहाड़ी इलाका लग रहा है, ये जंगल से भरा हुआ इलाका लग रहा है, लेकिन पहाड़ भी है। लेकिन एक ये एरिया है जो मैं पूरी तरीके से कलर कर रहा हूँ, एक ये एरिया है। ये एरिया कौन सा एरिया है? देखो यही है दामोदर बराकर नदी घाटी का क्षेत्र, क्योंकि दामोदर नदी ऐसे ही निकलती है और इसी तरह से निकल के ये बाहर की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर दामोदर नदी बहती है और इसी के पैरेलल आसपास बराकर नदी भी बहती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो दामोदर नदी कहाँ है? तो ये है दामोदर नदी। दामोदर नदी कुछ इस तरीके से यहाँ पर बहती है जो मैं कलर कर रहा हूँ, और ये आती है इस तरीके से। कहाँ से ये निकलती है दामोदर नदी? तो ये निकलती है इस जगह से, ठीक। तो दामोदर नदी कुछ इस जगह से निकलती है और यहाँ से बहते हुए आती है। अब बराकर नदी कहाँ पर है? तो जो बराकर नदी है वो भी कुछ इसी प्रकार से बहती हुई इसमें मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तो धनबाद जिले में ये आकर मिलती है बराकर नदी। दामोदर में कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आके मिलती है? तो वो जो है जिला वो है धनबाद। ये आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा संथाल परगना का क्षेत्र ये है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी मुख्य मुख्य नदी है, जो कि एक है अजय नदी। अजय नदी का एक सहायक नदी है जो कि जिसका नाम है पथरो। तो पथरो, अजय नदी, ये सारे के सारे एक हैं। इसके बाद एक और नदी है जयंतिया। ये तीन नदियाँ मिलकर आगे जाकर देवघर, देवघर में एक जगह है जिसका नाम है सारठ। सारठ एक जगह है, सारठ में ही एक बैराज बनाया गया है इस नदी पर। तो उस बैराज का नाम क्या है? उस बैराज का नाम है सिकटिया बैराज। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिकटिया बैराज जो है ये कौन कौन से नदी को मिलाकर बनाया गया है? तो ऑप्शन इतने सारे नदियों में आपको कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर याद रखना है कि ये जो अजय नदी है मेन तो यही है, लेकिन इसकी एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है पथरो, और एक और नदी है जिसका नाम है जयंतिया। जयंतिया। तो ये तीन नदी है, एक तो अजय नदी, दूसरा पथरो और तीसरा जयंतिया। इन तीनों नदियों को मिला करके बनाया गया है इस बैराज को। कहाँ पर? तो देवघर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, देवघर डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया है। इसके साथ ऊपर की ओर आते हैं तो संथाल परगना से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है मयूराक्षी नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है देवघर डिस्ट्रिक्ट से। अगेन देवघर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके ऊपर आएंगे तो बहुत सारी ऐसे आपको नदियाँ मिलेंगी। और यहाँ पर जो मयूराक्षी नदी है, मयूराक्षी नदी आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी पर आपको मिलेगा कनाडा डैम, जिसको कहा जाता है मसनजोर डैम, ठीक है, जिसको मसनजोर डैम भी कहते हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी नदियाँ बेसिकली इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इन सभी नदियों से इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब, ये जो है ना दामोदर नदी, इसको कहा जाता है डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। यहाँ पर एक कॉरपोरेशन है जो कि बिजली उत्पादन और भी बहुत सारे डैम हैं जिसके कारण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर काम करता है। तो ये सारे जो नदियाँ हैं ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं पाट के क्षेत्र को। अब ये क्या है सर? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हम लोगों ने 5 देखा, 5 जो इसके उच्चावच भागों का जो 5 भाग हमने देखा, पाट क्षेत्र, मध्यवर्ती पठार, बाह्य पठार, दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र, संथाल परगना उच्च भूमि जो है, इन सभी को अब हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। दक्कन पठारी भूभाग के अंतर्गत एक भू आकृति देखी जाती है जिसको कहा जाता है मेसा भू आकृति। मेसा भू आकृति क्या होता है? देखो ये जमीन के प्रकार हैं। मान लो आपको बहुत बड़ा फील्ड दिख रहा है और फील्ड पर आपको बहुत सारे ऊंचे ऊंचे टापू के जैसा आपको नजर आ रहा है। आप फिल्मों में देखते होंगे। अब मैं तो यहाँ पर आपको फोटो के द्वारा नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप इसको समझे कि एक बहुत बड़ा मैदानी इलाका है और मैदानी इलाके के एकदम बीचों बीच एक श्रृंखला बनी हुई है जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं। तो इसको कहते हैं मेसा भू आकृति। तो इसी के समान यहाँ पर पाट क्षेत्र में भी भू आकृति देखी जाती है, क्योंकि दक्कन में जब लावा प्रवाह हुआ था तो इसी के द्वारा
इनका इन सभी भू आकृतियों का यहाँ पर निर्माण हो गया था। तो जैसे दक्कन में लावा प्रवाह हुआ था, उसी प्रकार झारखंड के भी इलाके में यहाँ पर लावा प्रवाह हुआ था। अब लावा प्रवाह हुआ था ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अपरदन के कारण झारखंड क्षेत्र की धरती जो है वो इसके पहले प्रारंभिक काल से ही एक साथ में थी। मतलब यहाँ पर कोई उच्चावच भूमि उतना ज्यादा थी नहीं, एक प्लेन एरिया के अंतर्गत ही ये आता था, एक समान था। लेकिन यहाँ पर दो ऐसे काल आया, एक था क्रिटेशियस काल और दूसरा था आरंभिक इयोसीन काल। तो देखो ये सारा मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, ये पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया है। तो क्रिटेशियस और आरंभिक इयोसीन युग में जब लावा उद्गार हुआ, मतलब जब जमीन फटकर लावा ऊपर आया, तो उसके कारण क्या हुआ कि इसका जो आधारभूत है वो नीस और बेसाल्ट के ऊपर लावा का परत जम गया। यहाँ की जो भूमि है उसके ऊपर यहाँ पर लावा का परत जम गया। और भूमि किससे बनी हुई थी? तो ये बनी हुई थी नीस और बेसाल्ट से। बाद में क्या हुआ कि ये बेसाल्ट जो चट्टाने थी या जो यहाँ पर भूमि थी, बेसाल्ट पर जो चट्टानी कहेंगे, बेसाल्ट चट्टान होता है, तो चट्टान जो है वो बाद में बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद ये रूपांतरित हो गया। मौसम के साथ ये बदलते गए और ये बदल कर क्या हो गए? तो ये बदल कर हो गए बॉक्साइट और लिग्नेनाइट। तो बॉक्साइट और लिग्नाइट के रूप में ये बदल गए और इसी के कारण बनता है हमारा पाट भू आकृति। तो आप समझ गए पाट भू क्षेत्र क्या है। पाट भू क्षेत्र आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लावा प्रवाह के पश्चात यहाँ पर भूगर्भिक हलचल के कारण छोटा नागपुर के जो कि छोटा नागपुर था वो एक समान था, उसको संप्राय धरती कहते हैं, इसका उत्थान हुआ और यह भूभाग 3 क्रमिक उत्थानों में ऊंचा उठ गया। और ये ऊंचा कितना उठा? तो ये लगभग 1100 मीटर ऊंचा हो गया। देखो इसको भी मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया, मैं बार बार कह रहा हूं कि पार्ट 1 को जाकर जरूर देखें। अब ये जो उठा, ये कब उठा? यहाँ पर 3 क्रमिक उत्थान, मतलब उत्थान देखे गए, ये जमीन ऊंचा उठा। कब कब उठा? जब हिमालय में हलचल हो रहा था। क्योंकि जो हमारा झारखंड है, जो छोटा नागपुर का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार भारत में, एशिया में नहीं बना, आकर एशिया में इसका निर्माण नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर समझा ही देता हूँ, नहीं तो बाद में मुझे बोलोगे, गाली दोगे कि सर ने हमको समझाया नहीं। तो मान लो ये जो है, ये इलाका कुछ इस तरीके से है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ से इस प्रकार से इसका हॉर्न निकला हुआ है। यहाँ पर कुछ और देश हैं जो कि अरेबियन देश आते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है इस प्रकार से इंडिया। ये इंडिया है और ये नीचे की ओर ऐसे आया हुआ, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडिया, और सॉरी इंडिया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो इंडिया है इसके ऊपर है इस तरीके से हिमालय का क्षेत्र, यही है हिमालय रेंज, यही है। और ये है तिब्बत का प्लेटो, तिब्बतियन प्लेटो है। लेकिन यदि आप वैगनर थ्योरी पढ़े होंगे तो वैगनर थ्योरी में ये जो इलाका है, जो इतना बड़ा जो इलाका है, ये यहाँ था ही नहीं। ये कहाँ था? ये था इस जगह पर। क्यों? क्योंकि इसकी जो भू आकृति है यहाँ से मैच होती है। तो यहाँ पर वैगनर का कहना यही था कि जो वो जो था, मैंने मिटा दिया, छी छी, इस प्रकार से है, यहाँ पर भी है, और मैं थोड़ा इसको बना लेता हूँ। तो वैगनर के द्वारा, तो इसको मैंने यहाँ पर बना लिया, तो वैगनर के द्वारा यही कहा गया था कि ये भूमि यहाँ पर नहीं थी, ये भूमि यहाँ थी, मेडागास्कर के पास। यहाँ पर अभी छोटा सा एक आपको टापू देश मिलेगा जिसका नाम है मेडागास्कर। तो यहाँ से ये चलते हुए इधर की ओर बढ़ा, जो कि एक भूगर्भिक हलचल थी, और इसके कारण ये आकर तिब्बतन प्लेटो से टकरा गया। अब ये जो चला इधर से, ये कितना बड़ा इलाका था जो मैंने मार्क किया ना, इतना बड़ा इलाका, ये इतना बड़ा इलाका था जो इधर से चला और जाकर यहाँ पर टच हो गया। अब बताओ, झारखंड यहीं पर नहीं स्थित है, तो क्या झारखंड एशिया में टच होने के बाद बना? नहीं, झारखंड एशिया में टच होने के बाद नहीं बना, ये पहले ही बना हुआ था। तो जब ये सारे चीज हुए, तो हिमालय के बाद जब हिमालय में हलचल शुरू हुई, जब हिमालय बना, तब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उथल पुथल देखे गए जिसमें 3 क्रमिक उत्थान आए, और ये अलग अलग काल में आए, अलग अलग दृष्टिकोण से आए। 3 क्रमिक उत्थान आए थे, तो यहाँ पर तीनों का मतलब है कि हिमालय में भी 3 रेंज पाए जाते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। तो इन सभी के कारण ये ऊपर उठ गया 1100 मीटर, ये एवरेज है करीब। ये जब उठा था तो मैंने पिछले क्लास में बताया है कि ये 2000 से लेकर ये 3000 मीटर तक भी ऊंचा उठ गया था, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे फिर अपने जगह को पकड़ लिया। अब पाट क्षेत्र जो है ये आखिर है कहाँ? अब हम लोग इसको समझते हैं। जो पाट क्षेत्र है ये लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिले में पड़ता है। अब ये सारे चीज कहाँ पर है? तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये है लातेहार
उसके बाद लोहरदगा और ये है गुमला। तो यही इलाका तो मैं बोल रहा हूं कि ये है पाट का एरिया। ठीक है, ये कौन सा एरिया है? तो ये है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र का ये है बाहरी, देखो पाट क्षेत्र वैसे पूरा का पूरा पाट ही है, लेकिन ये मुख्य पाट क्षेत्र है। ये मुख्य पाट क्षेत्र है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़मीन ऊंचा है और इसका विस्तार हुआ है इधर हजारीबाग गिरिडीह तक। गिरिडीह में ही आपको मिलेगा पारसनाथ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपका 1365 मीटर ऊंचा है ये। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, वन लाइनर में ये पूछ लिए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये है लातेहार डिस्ट्रिक्ट, ये है लोहरदगा और ये है गुमला डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर ये बेसिकली फैले हुए हैं। वर्गीकरण इसका देखें तो इसको दो भागों में हम लोग पढ़ेंगे, पलामू पाट और गुमला लोहरदगा पाट। तो इन दोनों को हम लोग जान लें वर्गीकरण में क्या क्या है। तो वर्गीकरण में जो पलामू पाट है इसमें भी अलग अलग क्षेत्र हैं। गुमला लोहरदगा पाट जो है इसमें भी अलग अलग क्षेत्र हैं। तो वो सारे क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है नेतरहाट पाट, उसके बाद है जोड़ा डुगुम डुगुम पाट, उसके बाद है जमीरा पाट, गुलगुल पाट, पेशरार पाट, कबरा पाट। इसके बाद गुमला लोहरदगा पाट में आता है खमार पाट, पारवार पाट, गढ़ पाट, दुधिया पाट, मड़ुआ पाट और रुदिना पाट। ये भी आते हैं गुमला लोहरदगा पाट के अंतर्गत, जिसमें आता है बगरू पाट, ललमटिया पाट, सेरेंग दगा पाट, कोयला पाट और डंगूर पाट। तो ये सारा पाट आपसे पूछ लिया जा सकता है एमसीक्यू में। ये किस तरीके से पूछा जाएगा मैं यहीं पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये आपको दे दिया जाएगा, कुछ कुछ नाम आपको दे दिया जाएगा और इसका नाम और इसका नाम दे दिया जाएगा। बोलेगा मैच करो, आप फंस जाओगे, इसलिए ये आपको कंठस्थ होना चाहिए पूरा का पूरा। तो आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड करके इसको रट लेना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लें, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधा आ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, यहीं पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आके किसी भी एडमिन को बोले कि आप जो पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दें, तो वो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाट का क्षेत्र में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि बॉक्साइट है, उसके बाद आपका आता है चाइन क्ले, उसके बाद आता है लिग्नाइट। तो ये सारे आपको यहाँ पर खनिज मिलेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रांची हजारीबाग पठार, जो कि मध्यवर्ती पठार है। दूसरा मैंने यही तो पढ़ाया था, यहाँ पर आप देख लें, मैं आपको दिखा दूँ। ये जो अभी हमने पढ़ाया ये था पाट का क्षेत्र। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यवर्ती पठार। मध्यवर्ती पठार को रांची का पठार क्यों कहा जाता है? तो रांची तो यहाँ पर है झारखंड के बीचों बीच, इसीलिए इसको कहा जाता है मध्यवर्ती पठार। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रांची हजारीबाग का पठार। रांची तो नीचे है और हजारीबाग इसके ऊपर है। मैं बहुत ज़रूरी है याद रखना, मैं बार बार कहता हूँ, ये यहाँ पर रांची है तो ये इसके ऊपर में हजारीबाग है, तो दोनों को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे रांची का पठार। तो रांची और हजारीबाग का जो पठार है इसका निर्माण एक ही साथ में हुआ है, एक ही काल में हुआ है, इसलिए हम लोग इसको एक साथ पढ़ेंगे। और ये जो चीज़ है इसको अलग अलग रूप से पढ़ने में ही आपको फ़ायदा होगा, और यदि आप मेंस में लिखते हैं तो इसको अलग अलग ही लिखें। रांची का पठार जो है, रांची के पठार में कौन कौन से ज़िले हैं? तो दो ज़िले हैं, एक तो पूरा का पूरा रांची और दूसरा खूंटी जिला। खूंटी जिला कहाँ है? फिर से आ गया मैप, देखो ये है रांची और ये है खूंटी जिला। तो दोनों जिला है, ये जो दोनों जिला है ये दोनों का दोनों आता है रांची के पठार पर। रांची के पठार पर ये आता है, पाट के क्षेत्र पर ये आता है। रांची का जो पठार है यह भूभाग समतल प्राय और धीमी ढाल वाला क्षेत्र है। धीमी ढाल मतलब कि यहाँ पर ढलान बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, पठारी इलाका है। जैसे कि पाट का क्षेत्र हमने पढ़ाया, गुमला लोहरदगा लातेहार का जो क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर था, लेकिन इस प्रकार से रांची का पठार आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको धीमी ढाल मिलने वाली है, ये क्षेत्र आपको धीमा मिलेगा, मतलब ढलान उतनी नहीं है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका मुख्य आय क्या है? तो ये यहाँ पर कृषि प्रधान ये क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ यहाँ जो गांव में भूमि पाए जाते हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं दौन और दूसरे को कहते हैं टाँड़। दौन और टाँड़ दो प्रकार की भूमि है।
जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है और गाँव में ये खासकर देखने को मिलता है। अब इसका अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात है आधे से थोड़ा ज़्यादा और आधे से थोड़ा कम। मतलब इसका अनुपात है 60 और 40, मतलब 60:40 का अनुपात है इसका। तो इतने भागों में, मतलब मान लो कहीं 100 एकड़ जमीन है जिसमें से 60 एकड़ आपको मिलेगा दोन और टांड आपको मिलेगा 40 एकड़। यह क्षेत्र जो है ये संप्राय है, मतलब एक साथ है, परमानेंट है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ बिखरी हुई है जिसको टोंगरी कहा जाता है। ये टोंगरी पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, आई होप ये शायद पूछा गया था पंचायत सचिव के एग्जाम में, तो आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पर टोंगरी के साथ और भी कुछ देखने को मिलता है, बहुत सारी ऐसी आकृति जमीन पर देखने को मिलती है। वो क्या है, कहीं कहीं आपको मट्टी से बना हुआ एक आकृति देखने को मिलेगी जिसको टोंगरी कहते हैं। और टोंगरी जो है ये चट्टान के रूप में होता है। कैसे होता है चट्टान के रूप में, फिर वही बात हो गया कि एक बहुत बड़ा फील्ड है और इस पर एक बहुत ऊंचा सा भाग उठा हुआ है जो कि मिट्टी का बना हुआ है, तो इन सभी को कहा जाता है टोंगरी, जो ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है। अब ये जो ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है, मतलब ये तो पत्थर से हुए, लेकिन कहीं कहीं मिट्टी से भी है। जो पत्थर से निर्मित है इसको कहते हैं लेकोथिक, फैकोथिक और वैथोथिक। तो वैथोलिथ और फैकोथिक और लेथोथिक जो है ये सारे क्या है, तो ये भी है जमीन के प्रकार। यहाँ पर जो लैंड है उसी का एक टाइप है। अब ये सारा क्या है, मैं उसको डिटेल में कभी जब पूरे भूगोल को पढ़ाऊंगा उस समय बता दूं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेथोथिक क्या है, देखो कोई ऐसा पार्ट जमीन है, ठीक है, कोई पार्ट जमीन है, इसके ऊपर कहीं पर एक छोटा सा टापू है, तो इसको यही सभी जो यहाँ पर आप इन सब जो, तो यहाँ पर जो आप ये सब जो जमीन देख रहे हैं, जो भू आकृति आपको मिलेगा, ये सब होगा लेथोथिक। और फैकोथिक भी कुछ इसी प्रकार से होता है, और वेलोथिक भी आपको इसी प्रकार मिलेगा जो नदी घाटी के क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकता है। भौतिक स्वरूप की दृष्टि से रांची के पठार को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो कौन कौन सा है, तो उत्तरी और दक्षिणी स्कॉर्पमेंट, स्कॉर्पमेंट मतलब दर्रा, मध्यवर्ती पठारी रांची पठार और मोरवान, जिसमें मोरवान जो है ये रांची पठार का उत्तरी पूर्वी किनारे है। मतलब ये जो रांची का पठार है इसका उत्तरी और पूर्वी किनारा, मतलब इस भाग की ये बात कर रहा है। चौड़ा और धीमी ढाल वाला क्षेत्र है, ये काफ़ी चौड़ा भी है, और यहाँ पर जो ढलान है ये काफ़ी मतलब धीमा है, बहुत ज़्यादा ढलान नहीं है, पहाड़ी इलाका उतना आपको नहीं मिलेगा। और ये विस्तृत कहाँ से कहाँ तक है ये भी मैं आपको बता दूं, ये है अंगड़ा और सिल्ली प्रखंड में विकसित है। अंगड़ा प्रखंड यहाँ पर आता है, और अंगड़ा प्रखंड यहाँ पर आता है, और सिल्ली प्रखंड यहाँ पर आता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है, इसीलिए ये रांची पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में ये पड़ता है। अब पढ़ते हैं हम लोग हजारीबाग का पठार। यह दामोदर नदी और रांची पठार के उत्तर में स्थित है। उत्तर में कैसे है, देखो ये है दामोदर नदी, जैसे कि मैंने आपको बताया ये है दामोदर नदी और इसके उत्तर में स्थित है। यहां पर आपको मिलेगा हजारीबाग का पठार, तो इसके उत्तर में तो है ही क्योंकि ये इसका नॉर्दर्न इलाका हो गया, और इसकी जो ऊंचाई है ये 600 मीटर है, और कभी कभी ये 300 मीटर तक भी मतलब मिलेगा। और जो 300 मीटर की जो ऊंचाई का पठार है ये इसको चारों तरफ से घेरे हुए है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रांची पठार के समान इसमें भी आपको बहुत सारे विगल पहाड़ियाँ भी मिलेंगी, जैसे कि आपको रांची का पठार देखने को मिला, बहुत सारे दर्रे देखने को मिलता है, बहुत सारे जैसे कि मैंने आपको बताया लेकोथिक, फैकोथिक और लेबोथिक, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऊंचाई में इस पठार के रांची पठार के समान ही इसको भी माना जाता है। कारण क्या है कि ये दोनों जो पठार है, जो रांची का पठार और हजारीबाग का जो पठार है, ये एक समय ही बना है। अब एक चीज़ बताओ कि ये है हजारीबाग और ये है रांची का पठार। अब आपको समझ में आया कि दोनों को मैं अलग अलग क्यों पढ़ा रहा हूँ और इसको 2 भागों में क्यों बांटा गया, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच से यहाँ पर निकला हुआ है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है एक दर्रा है और ये है पठारी इलाका, इसलिए इन दोनों को अलग अलग पढ़ाया गया, अलग अलग भाग में रखा गया। लेकिन इन दोनों का जो क्षेत्र है, ये जो दोनों क्षेत्र है ये एक ही समय में बना है। भौतिक स्वरूप की दृष्टि से इसका एक और उपभाग को चिन्हित करते हैं, जो
कि हम लोग इसको बुलाते हैं अंतर पठारीय श्रृंखला या फिर कटक। यह कटक या फिर अंतर पठारीय जो श्रृंखला है, यह हजारीबाग पठार और रांची पठार के बीच को मतलब इन दोनों को यहाँ पर विभाजित करता हुआ नजर आता है। और ये चूंकि दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पर गोंडवाना गर्त है दामोदर घाटी, तो इसलिए इन दोनों को यहाँ पर ये अलग करता है। और इसके पूर्वी भाग में दामोदर और पश्चिमी भाग में औरंग नदी का उद्गम होता है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूँ। ये देखो, ये है दामोदर नदी, यहाँ पर आपको दिखेगा औरंग नदी। तो ये सारा जो नदी है यहाँ से उद्गम होता है। अब बात करते हैं बाह्य छोटा नागपुर पठार, जो कि हजारीबाग का पठार है। बाह्य छोटा नागपुर का पठार मतलब हजारीबाग। अब रांची और हजारीबाग का जो पठार है या फिर पाठ प्रदेश है, इसको पठारों का एक अन्य क्रम में मतलब तीसरा और 3 और से ये घिरा हुआ माना जाता है। ये कैसे? क्योंकि जो छोटा नागपुर का पठार है, ये तो पूरा का पूरा छोटा नागपुर के पठार पर ही बसा हुआ है, और इसकी अधिकतम ऊंचाई जो इस क्षेत्र में है ये करीब 600 मीटर तक है, और ये 300 मीटर ऊंचाई से ये घिरा हुआ है। लेकिन यहीं पर आपको मिलेगा सबसे ऊंचा पहाड़, जिसका नाम है पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई मैंने आपको बताया 1365 मीटर है। और ये जो पहाड़ है इसको माना जाता है पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ। मतलब ये जो पारसनाथ पहाड़ है ये किससे बना हुआ है? तो ये पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट क्या होता है? पत्थर का एक रूप होता है। कैसे? जो पाकुड़ है हमारा, पाकुड़ आपको याद होगा कि गिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कोई भी अपने घर को ढालता है, जो पक्के का घर होता है, उसको ढलाई करने के लिए पाकुड़ की गिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर रखती है। तो पाकुड़ में जो गिट्टी पाई जाती है यही ग्रेनाइट की पाई जाती है। तो यहाँ पर जो पारसनाथ की जो पहाड़ी है ये भी पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ माना जाता है। पूर्व और दक्षिण की और ऊंचाई में ह्रास यहाँ पर दिखाई देता है, किंतु आपको उत्तर की ओर कोडरमा के पठार क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तीव्र ढलान आपको मिलेगा। देखो, हर एक चीज़ मैप से समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलाका, तो ये जो है इसके दक्षिण की ओर या पूरब की ओर यहाँ पर आपको स्लोप बहुत कम नजर आएगा, लेकिन आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोप है। यही बात यहाँ पर कही गई है। इस पठार को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी बाह्य पठार और दूसरा है दक्षिणी बाह्य पठार। उत्तरी बाह्य पठार जो है इसको 6 भागों में अलग से बांटा गया है। वैसे दक्षिणी बाह्य पठार को भी बांटा गया है, इसको टोटल 5 भागों में बांटा गया है, इसको 6 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें से आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सा है तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। उत्तरी बाह्य पठार में है गढ़वा उच्च भूमि, कोयल औरंग बेसिन। कोयल नदी जो है इसके बेसिन को कहा जा रहा है, साथ ही साथ औरंग नदी जो है इसके बेसिन को भी यहाँ पर कहा जा रहा है। छतरपुर मैदान, चतरा पठार। चतरा पठार कहाँ है? चतरा पठार कुछ इस तरीके से है, ये है मैप, चतरा यहाँ पर आता है। तो चतरा का पठार जो है, जो कि पाट एरिया का ही एक भाग है। कोडरमा गिरिडीह का पठार है। उसके बाद उत्तरी अपरदित किनारा है। उत्तरी अपरदित किनारा मतलब यहाँ से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो ये जो जगह है ये थोड़ा सा मैदानी और छटा हुआ नजर आता है, जो कि नदियों के प्रवाह के कारण हुआ था, तो इसलिए इसको कहा जाता है उत्तरी अपरदित किनारा। बाह्य पठार, दक्षिणी बाह्य पठार की बात करें तो एक है शंख बेसिन, दूसरा है दक्षिणी कोयल बेसिन, तीसरा है धारवाड़ प्रदेश, चौथा है पंच परगना मैदान और 5वां है शंख बेसिन। तो इसको अलग अलग भी हम लोग पढ़ सकते हैं, आप इसको आराम से PDF में भी निकाल कर इसको पढ़ सकते हैं। और उत्तरी पठार जो बाह्य पठार है इसको हम लोग पढ़ते हैं गढ़वा उच्च भूमि। उत्तरी कोयल और कंधार नदी जो है इसके मध्यवर्ती इसका स्थिति बना हुआ है। इन दोनों नदियों के बीच इस क्षेत्र को कभी किसी ने पश्चिमी पलामू तो कभी किसी ने कोयला कन्हर अंतर प्रवाही उच्च भूमि के नाम से इसको बुलाया है। नाम है थोड़ा सा तो मैं खुद कंफ्यूज कर जाता हूँ, पिछला भी क्लास याद है। खैर, यहाँ पर जो 2 नदियाँ बहती है, एक तो उत्तरी कोयल और कन्हार नदी, ये इसके मध्यवर्ती में स्थित है। मतलब कि ये इस तरीके से बहता है और यहाँ पर ये स्थित है, इसलिए इसको अलग अलग ज्योग्राफियन के द्वारा अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इसको कोई कहता है पश्चिमी पलामू तो कोई कहता है कोयल कन्हार का रीजन। दूसरा है कोयल औरंग बेसिन। कोयल औरंग बेसिन को उत्तर और निम्न बेसिन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा जो है छतरपुर मैदान। छतरपुर मैदान आपको पुनपुन नदी का उत्तरी बेसिन के क्षेत्र में मिलेगा। यह करीब 150 मीटर से लेकर 300 मीटर ऊंचा क्षेत्र है, जो बिल्कुल उत्तरी किनारा आपको लगता है।
पुनपुन नदी आपको काफ़ी ज़्यादा बिहार में पढ़ने को मिलेगा। यदि आप बिहार पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा पुनपुन नदी का जिक्र। चतरा का पठार पढ़ते हैं तो चतरा का पठार जो है यहाँ पर एक नदी मिलेगा जिसको कहते हैं लीलाजन नदी। नीलाजन नदी वही नदी है जिसका संबंध गौतम बुद्ध से है, जिसको निरंजन नदी भी कहते हैं या फिर नीराजन नदी भी कहते हैं या फिर इसको लीलाजन नदी भी कहते हैं। इसके साथ बहुत सारी यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ भी है। तो ये है हमारा चतरा का पठार और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको जंगल भी देखने को मिलेगा, मतलब ये थोड़ा वन आच्छादित प्रदेश भी इसको माना जाता है। कोडरमा गिरिडीह का पठार जो है इसको हम लोग देखते हैं। पश्चिम में बराकर, उसके बाद मोहन जल विभाजन है, मोहना जल विभाजन। पूरब में क्यूल नदी बहती है। अजय का जो स्रोत है, अजय का स्रोत कहाँ पर है, ऐसे आपको मिलेगा लोहरदगा लिखा हुआ, लेकिन बेसिकली मुझे लगता है कि ये मुंगेर जिला से निकला हुआ है। ठीक है, ये मुंगेर से निकलता है। मुंगेर के बगल में ही आपको दूसरा जिला मिलेगा जमुई, सॉरी लोहरदगा नहीं जमुई, ये जमुई जिला से आपको दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मुंगेर भी एक स्रोत माना जाता है आम इंसानों जो कि यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा। तो यहाँ से यहाँ तक कोडरमा का जो पठार है ये विस्तृत है। यह क्षेत्र धारवाड़ शिष्ट और क्वार्टिजाइट के संबंध से ये अपना संबंध रखता है। चतरा कोडरमा गिरिडीह पठार का उत्तरी किनारा जो है ये 300 मीटर से 150 मीटर के बीच में है। इसकी ऊंचाई जो झारखंड की पठारी भूमि और गंगा मैदान की जो सीमा है उसको निर्धारित करती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और ये है हमारा कोडरमा गिरिडीह पठार। दक्षिणी पठार में हम लोग बात करें तो जो इसका विस्तार है ये रांची पठार के दक्षिण में है। मतलब रांची पठार ये हो गया तो इसके दक्षिण में मतलब ये हो गया। तो जो सिमडेगा है, पश्चिम में सिमडेगा से लेकर पूरब में सरायकेला खरसावां और पूर्वी में इसके हिस्से में सिंहभूम है। मतलब कि पूरा जो झारखंड का एरिया है उसके निचले भाग में इस भाग की ये बात कर रहा है। पहला है शंख नदी। तो शंख नदी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। पूर्वी शंख नदी जो बेसिन है इसकी औसत ऊंचाई जो है यहाँ पर अधिक होने के कारण इस पार्ट में इसका जो है एक आपको अलग बेसिन नज़र आएगा। उसके बाद इसके स्पष्ट रूप से बाह्य या निम्न पठार में भूभाग का हिस्सा प्रतीत होगा। तो ये सारा जो है ये शंख बेसिन में आपको मिलने वाला है। इसके बाद आता है दक्षिणी कोयल बेसिन। तो दक्षिणी कोयल बेसिन में जो है ये आप एग्ज़ाम के लिए आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। धारवाड़ का जो प्रदेश है, धारवाड़ के बारे में मैंने पिछला वीडियो में बताया है। तो पूर्वी पश्चिमी दिशा की और दिशा में उत्तरी सिंहभूम जिला से लेकर ये सिमडेगा जिला के पूर्वी और दक्षिणी भागों में फैला हुआ है। इसका विस्तार यहाँ तक है। पंच परगना मैदान की बात करें तो सिल्ली, बुंडू, तमाड़, अड़की और सोनाहातू में ये मिलेगा आपको। दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र के बारे में पढ़े तो ये एक दर्रा है जो कि अगेन मैंने पहला वीडियो में पढ़ाया है और दर्रे के कारण यहाँ पर दामोदर और बराकर घाटी का निर्माण हुआ था। ये किस काल में हुआ है सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ की जो चट्टानें हैं इसको महादेव सीरीज के बालू पत्थर और कांग्लोमेरेट में से निर्मित माना जाता है, जो कहीं कहीं हजारीबाग और रांची पठार के समतुल्य ऊंचे भी आपको नजर आएंगे। दामोदर घाटी को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है उत्तरी दामोदर घाटी और दूसरा है निचली दामोदर घाटी, जिसका विभाजन 300 मीटर के कंटूर रेखा से होती है। कंटूर रेखा क्या होती है? एक छोटा सा दर्रा होता है जिसको कंटूर रेखा कहा जाता है। दामोदर नदी घाटी के ठीक उत्तर पूर्वी भाग में बराकर नदी घाटी स्थित है। ये जो दोनों नदी है या दोनों घाटी है एक ऊंचे जल विभाजक को पृथक करती है। दोनों पैरेलल ही बहती है, लेकिन यहाँ पर एक ऊंची भूमि है जिसके कारण दोनों नदियाँ अलग अलग हो जाती है, बाद में आकर फिर ये मिल जाती है। वैसे दोनों नदी अलग अलग जगह से निकलती भी है, लेकिन विभाजित यदि ये जगह नहीं होता तो ये पूरा का पूरा इसी का मैदान होता ना, लेकिन यहाँ पर ये ऊंचा जगह है इसलिए ये आकर ऐसे आकर मिलता है। ये आपको मिलेगा सबसे अधिक यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ों के अवशिष्ट देखने को मिलेगा। कहीं कहीं तो आपको पारसनाथ की जैसी पहाड़ियाँ भी देखने मिलेगी, और पारसनाथ का जो पहाड़ है इससे लेकर यह बराकर रेलवे स्टेशन तक यहाँ पर बहुत सारी आपको छोटे छोटे अवशिष्ट पहाड़ियों की कड़ी नजर आएगी। यह जो श्रृंखला है यह दामोदर घाटी या फिर द्रोणी की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। दामोदर घाटी और द्रोणी मतलब जो भ्रंश है, जो दबा हुआ जो क्षेत्र है उसका यह निर्धारण करता है। बराकर घाटी का उत्तरी भाग समतल प्राय
समतल प्राय है किंतु निचली भाग सीढ़ी नुमा है। यह घाटी गिरिडीह के पास देशांतरीय चौड़ाई के रूप में काफी ज्यादा विस्तृत है। देशांतरीय मतलब कि ये ऐसे बहा है लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ये काफी ज्यादा यहाँ पर माना जाता है और काफी ज्यादा है भी। और यहीं पर से स्टार्ट होता है दामोदर नदी जो है ये खौफनाक बनती है और बंगाल में इसको कहा जाता है बंगाल का शोक। तो ये आपको याद रखना है। इस उच्च जो भूमि है, जो भूभाग है, इसका विस्तार कुछ दक्षिणी पूर्व की और किनारा में जमुनिया और बराकर नदी की घाटियों में हुआ है। संथाल परगना की बात करें, संथाल परगना कौन सा इलाका है, तो जो इस तरीके से झारखंड है, इस इलाके की बात करें जो राजमहल ट्रैप है, तो यहाँ पर दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। एक तो राजमहल ट्रैप और दूसरा है अपरदित भूमि। राजमहल ट्रैप जो है इसी को आपको जानना है, अपरदित भूमि वैसे भी आप जानते होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा। इस क्षेत्र में दो ऐसे वर्ग हैं, इसको विभाजित करते हैं। तो राजमहल जो पहाड़ी है, जो राजमहल क्षेत्र है, इन नदियों यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नदियाँ निकलती हैं और यहीं जलोढ़ जो उच्चावच भूमि है ये भी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा पतली पट्टी के रूप में दक्षिणी दिशा की ओर इस पहाड़ी का विस्तार है। इस पट्टी में राजमहल जो है स्थित है। इसके साथ उधवा है, बरहरवा है, पाकुड़ है, महेशपुर है, पुकरिया है, उसके बाद शिकारीपाड़ा, पथरा जो है, ये सारे इलाके आते हैं। शिकारीपाड़ा जो है ये दुमका जिले में है, तो ये आपको पूछा जा सकता है, वैसे ये पूछेगा नहीं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं जो अपरदित भूमि है। अपरदित भूमि जो है ये देवघर के निम्न क्षेत्र, अजय मोर बेसिन और राजमहल का उत्तरी जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है। इसको मैं मैप में समझाता हूँ। ये है संथाल परगना, इसको मैं डिनोट करूँ तो ये इस प्रकार से होगा। इतना बड़ा तो नहीं है, इतना ही है। फिर से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। उसमें क्या है, ये है संथाल परगना, ठीक है। संथाल परगना में ये है हमारा राजमहल ट्रैप। अब देखो राजमहल ट्रैप से इधर की ओर जो ढलान है ये काफ़ी ज़्यादा कम है और यहाँ से इसकी ढलान में और इसकी ऊंचाई में बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। इसके साथ ये जो गंगेटिक प्लेन का या फिर गंगा की जो बेसिन का बात किया गया, गंगा इस तरीके से यहाँ पर बहती है तो गंगेटिक प्लेन इधर आता है। ये जो पहाड़ है ये इसको अलग करता है इधर के एरिया से। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अपरदित इलाका। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो इसको मैदानी भाग बना कर रखती है, जिसमें से अजय नदी है, मयूराक्षी नदी है, पथरो नदी है, जयंतिया नदी है और मोर नदी है। ये सारा जो नदी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये था हमारा संथाल परगना का क्षेत्र, जो कि ये इलाका है, ये है अपरदित भाग। ये यहाँ पर नदियों के कारण बहुत ज़्यादा इसमें अपर्दन हुई है, इसलिए इसको अपरदित भाग कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पार्ट 2। आज थोड़ा मैं डिस्टर्ब हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर हो गया। खैर आप मैनेज कर लेना। और ये पार्ट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसका PDF आप इसको लेकर पढ़ लेना व्हाट्सएप से, और पार्ट 1 जरूर देख लेना क्योंकि पार्ट 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इल्यूजन।